क्या हर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग हो सकता है? किसी की जन्म पत्री में ऐसा है कि व्यक्ति जो है एक आम परिवार में जन्म लेता है, उसके बावजूद भी अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, जहाँ धन संपदा आदि की कोई कमी नहीं होती, उसके बावजूद भी उसको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बोलते हैं ना कि कुंडली के अंदर जब मांगलिक दोष होता है तो 26 तक ही रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर राजयोग बन गया एक्चुअल में। ऐसा व्यक्ति देखो गाड़ी घोड़े मकान वाहन सुख आदि से परिपूर्ण होगा, जिस भी प्रोफेशन में होगा उसमें बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला होगा। क्या राजयोग से कोई नुकसान भी है? राजयोग भंग हो सकता है, राजयोग से नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, राजयोग की स्थिति ये जरूर है कि एक राजयोग बनता है जो 100% फलदायी होता है। सिंह राशि के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिससे ये अच्छे योग शुभ योग बने? सिंह लगन में सूर्य तो चतुर्थ भाव में बैठे और चतुर्थ भाव का स्वामी जो है मंगल बनेगा, वो लगन में बैठ जाए, तो ये एक सुंदर राजयोग है। ये IAS IPS आदि लोगों की कुंडलियों में मिलेंगे आपको अमूमन। मकर लगन के अंदर क्या कौन से ऐसे योग बनेंगे, कौन से प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन? मकर लगन के अंदर अगर लगन में ही शनि बैठा है, मंगल के साथ है, तो आप देखो इन लोगों को अपनी पितृक संपत्ति अवश्य मिलती है, दादा से नाना से किसी न किसी से। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रो भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार आपने देखा है कुछ लोग हल्की सी मेहनत करते हैं लेकिन उनको फल बहुत अच्छा मिल जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कम पढ़ाई में भी IAS IPS तक पहुंच जाते हैं। स्कूल में जो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहता था या बैक बेंचर था, वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां छू लेता है। क्या इसके पीछे कुंडली का कोई कनेक्शन है? क्या कुंडली में ऐसे योग हैं? और आज इन्हीं विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूं आचार्य अशोक शर्मा जी का। नमस्कार। नमस्कार। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्कूल में भी ऐसा देखा गया कि बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर होते हैं, लेकिन जब वो अपने जीवन में जाते हैं, अपने करियर में जाते हैं, तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखो, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके पीछे जो है वो राजयोग आदि की जो स्थिति है, जो जन्म पत्री में बनती है, और जो राजयोग आदि बनाने वाले जो ग्रह हैं, उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा का उस समय मिलना, जब उनके कैरियर के लिए जो सही समय है, उसी समय अगर उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा मिल जाती है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई प्राप्त करता है। तो इसके पीछे जो हमारा मानना है ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में, वो जन्म पत्री में बनने वाले जितनी भी राजयोग हैं, अगर वह उनका निर्माण हो रहा है और साथ में उनसे संबंधित दशाएं भी मिल गई, तो व्यक्ति चाहे बैक बेंचर ही क्यों नहीं था, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफलता अर्जित कर लेता है। ये वास्तविकता है। क्या होता है राजयोग? ज्योतिष में किसे राजयोग कहा गया है? ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो राजयोग की परिभाषा जो दी महर्षि पराशर जी ने, उन्होंने कहा, अथात संप्रक्ष्यामि राजयोगादिकम परम ग्रहाणाम स्थान भेदेन दृष्टि योग वसात फलम तप स्थानाधिपो मंत्री मंत्राधीशो विशेषतः उभावर्ण्यो संदृष्टो जातश्चेदि राज्य भाग। वो कहता है कि जब जन्म पत्री जो होती है हमारी, उसमें जो 5वें और 9वें भाव के जो स्वामी होते हैं कुंडली में, जो त्रिकोण के स्वामी हैं, इनका परस्पर अगर संबंध बन जाता है, तो ये जो संबंध है ये 4 प्रकार का है हमारे यहाँ पर। अगर 2 ग्रहों के बीच में स्थान परिवर्तन होना, या एक ग्रह किसी दूसरे की राशि में स्थित होकर दूसरे ग्रह को देखे, तो इसको हम एकांतर दृष्टि संबंध कहते हैं। और दूसरा, दोनों एक साथ हो या दोनों की एक दूसरे पे दृष्टि हो, तो जिनकी कुंडली में भी ये योग बनते हैं, उनकी कुंडली में जो है वह राजयोग होता है, और जिसके कारण से, जिसके प्रभाववश व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो यह भावेशों से बनने वाला राजयोग है। क्या हर व्यक्ति की कुंडली में राजयोग हो सकता है? नहीं, सब चुनिंदा लोग ही होंगे जिनके में होगा? नहीं, ये तो का जो सारा फल है वो प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत ही बनता है। कि किसी की जन्म पत्री में ऐसा है कि व्यक्ति जो है एक आम परिवार में जन्म लेता है, उसके बावजूद भी अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, जहाँ धन संपदा आदि की कोई कमी नहीं होती, उसके बावजूद भी जो है वह राजयोग आदि नहीं भोगता, वरन उसको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो सारा का सारा जो खेल है वो प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत ही जितने योग बनते हैं जन्म पत्री में, हम उसी को मानते हैं। कुछ ऐसे योग होते हैं ना, जैसे किस किस प्रकार के राजयोग होते हैं कुंडली में? कुंडली में वैसे देखा जाए तो कुछ तो योग बनते हैं, मोटे तौर पे तो 832 योगों की बात कही गई जो है ज्योतिष शास्त्र में। लेकिन कुछ योग हैं, जैसे अगर लग्नेश पंचम में हो
और पंचमेश लगन में हो और लग्नेश या तो बलवान हो या बृहस्पति से दृष्टि या युत हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत राजयोगों को भोगने वाला होता है। अर्थात कह सकते हैं कि राजयोग का अर्थ ये भी है कि सिंहासन ही नहीं होता। राजयोग का मतलब है जिसके पास अधिकार संपन्नता हो, संप्रभुता हो, और जो भी वो ऑर्डर दे उसका पालन कर ले, कोई भी करता है तो उसको राजयोग की दृष्टि से हमने देखा। चाणक्य ने राजयोग की परिभाषा देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के पास 3 चीजें हैं वह राजयोग का अधिकारी होता है। पहला है संपत्ति, दूसरा है सम्मान और तीसरा है शासन, यानी अधिकार संपन्नता। तो जिसके पास ये चीजें होंगी वो सभी लोगों की कुंडलियों में, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जो राजयोग अवश्य विद्यमान होगा। वह देखना होगा कि उसकी जन्म पत्री में जैसे कि भी लग्नेश, चतुर्थेश, पंचमेश, नवमेश और दसमेश, ये जो 4 ग्रह हैं हमारे, ये जो हैं परस्पर आपस में जब मिलते हैं, 4 प्रकार के जो संबंध बनते हैं, उनमें से अगर कोई संबंध विद्यमान है तो व्यक्ति की जन्म पत्री में अवश्य ही राजयोग विद्यमान होगा। तो इनको हमने नाम नहीं दिया एक्चुअल में। इनको हमने ये कहा कि जैसे लग्नेश और पंचमेश का संबंध से बुद्धिमता, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा रिसर्चर है, किसी स्कूल में प्रिंसिपल है या किसी विषय में बहुत अच्छा कर गया, तो वो भी उसकी कुंडली में राजयोग है। आज भी आप देख सकते हैं कि जैसे प्रिंसिपल जो है, तो आप देखो उसको कितना सम्मान मिलता है, उसकी तनख्वाह भी अच्छी होती है, उसको पूरे स्कूल के जितने भी और टीचर होते हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर उसका अधिकार भी होता है। सभी स्कूल से संबंधित जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो खुद ही लेगा, मतलब कमांड करता है, एक राजा की तरह होता है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से अगर लग्नेश और चतुर्थेश का राजयोग है मान लो, तो जनता से बहुत अच्छे उसके संबंध होते हैं, और बहुत सारे लोगों को अगर वो कुछ भी बोलता है तो उसको बड़ी धैर्यपूर्वक लोग सुनते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न भावों से बनते हैं, लेकिन फल यही है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर राजयोग है तो वह सफल होगा, सुखी होगा, सम्मानित होगा और शासक भी होगा। ये सब चीजें उसमें पाई। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कुंडली में राजयोग होगा लेकिन वो कभी उस योग का फायदा ही नहीं उठा पाए, या फिर यूं कहें कि वो राजयोग कभी उनकी कुंडली में एक्टिवेट ही नहीं हुआ होगा। नहीं, इसके पीछे तो ऐसी बात नहीं कही जा सकती कि राजयोग अगर जन्मपत्री में विद्यमान है, या तो भंग दोष हो, एक कारण ये हो सकता है, अन्यथा राजयोग कारक ग्रहों की दशा व्यक्ति के जीवन में नहीं आई, इस कारण से दिक्कत हो गई। मतलब वो एक्टिवेट कब होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक्टिवेट होता है जब जो भी राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं उन्हीं ग्रहों की परस्पर महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा जब विद्यमान होगी तभी प्रभावित करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। जैसे एक योग है गज केसरी योग, जी, ये क्या होता है और ये एक्टिवेट कब होगा? गजकेसरी योग के संदर्भ में जो है महर्षि पराशर जी का वचन है कि देव गुरु शशांकाद योगस तदाहु गजकेसरीति। वह कहता है केंद्र स्थितो देवगुरु शशांकाद योगस तदाहु गजकेसरीति सितारेन्दु सुते शशांके नीचा हस्ते हीनिर गजकेसरीति। अब गजकेसरी संजात है तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। यदि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति विद्यमान हो, चंद्रमा जहां भी हमारी कुंडली में बैठा उसको हम एक गिनेंगे और वहां से देखेंगे, अगर चतुर्थ में, सप्तम या दसम भाव में है, यानी उससे काउंटिंग करें तो चौथे भाव में, सातवें या 10वें भाव में हो, तो ये गजकेसरी योग होता है। अब गजकेसरी योग में जो उत्पन्न जातक है उसका जो फल हमारे इतिहासकारों ने बताया, वो मेधावी होगा, गुण संपन्न होगा, राजा का प्रिय होगा और मेधावी आदि होता है, और बड़े बड़े लोगों से उसके संबंध भी होते हैं। लेकिन ये योग अमूमन अगर मैं कहूं तो रोजाना ही बनता है, पर डे, और ये 4 दूनी 8 घंटे रोजाना बनता है। 24 घंटे में जितने बच्चे पैदा हुए उनमें से 4 बार ऐसी स्थितियां होंगी जब चंद्रमा जो है उससे वो केंद्र के अंदर बृहस्पति आएगा ही आएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि मान लो हम किसी की कुंडली देखते हैं, तो जैसे हमने लगन चार्ट देखा तो हमें गज केसरी योग का पता लग जाता है। अब ये गज केसरी योग क्या हम जो हमारी जो डेली जो कुंडली चेंज होती है, चंद्रमा चेंज होता है, क्या उसका भी रेफरेंस इसमें देखा जाएगा? नहीं, वो नहीं देखा जा सकता। ये जन्म पत्री में जब हमारा जन्म हुआ उसी समय ये विद्यमान होता है, लगन कुंडली। हाँ, लगन कुंडली के आधार पे, क्योंकि उसके बाद में अगर ये बनता है तो उसका प्रभाव हम पे नहीं होगा, क्योंकि जन्म के समय जो योग बने उन्हीं का महत्व होता है। बाद में तो प्रत्येक ग्रह अपने स्थान पर तो रुकता नहीं है, वो तो गोचर अपनी जो है ऑर्बिट में, कहीं न कहीं सूर्य भी अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, चंद्रमा भी, मंगल आदि सभी ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो वो जो है उसको हमने गोचर कहा,
वो योग नहीं बना रहा। हाँ, उस समय जब गोचर, जैसे आज का गोचर जो है, आज किसी समय जब बच्चा पैदा होगा तो आज के गोचर के आधार पे जो उसकी जन्म पत्री में जो योग बने वो उसके भावी जीवन के अंदर प्रभावी होंगे। इस प्रकार से इसको देखा जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा था कि गजकेसरी जो योग है उसकी खासियत यह है कि अगर कुंडली में एक भी ग्रह अगर नीच है, अस्त है, और ऐसी स्थिति अगर बनती है या शत्रु राशि में है, तो जैसा कि कहा गया कि गजकेसरी योग में मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत, ये वाला फल दृष्टिगोचर नहीं होगा, बहुत ही न्यून फल मिलेगा। इसलिए जो गजकेसरी योग है उसके लिए भी कुछ शर्तें दी है। साथ में ये भी है कि अगर चंद्रमा को बुध या शुक्र देखते हो तो चंद्रमा से सप्तम भाव में भी जिनकी कुंडली में बुध और शुक्र बैठा है उनकी कुंडली में भी गजकेसरी योग है। दो प्रकार से बनता है, एक चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति होने मात्र से भी बनता है, साथ में चंद्रमा से यदि बुध और शुक्र सातवें भाव में और उनको देखते हैं तो भी गजकेसरी योग बनता है। शर्त यह है कि कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर नीच नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए और शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गजकेसरी योग का जो फल है वो बहुत शानदार रूप से व्यक्ति को मिलेगा और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब उन्नति करता है। और अगर ऐसा होता है, मान लो कोई ग्रह अस्त का हुआ या नीच राशि का हुआ, तो फिर गज केसरी का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। पर आपने जैसे बहुत सारी कुंडली स्टडी की होंगी, तो उसमें तो ऐसी कुंडलियां भी है, मतलब ऐसे तो कोई बहुत ही लाखों में से एक कुंडली होगी जिसमें कोई ग्रह नीच का नहीं हो या अस्त ना हो। हाँ, तो यही तो कमाल की बात है। इसीलिए ना किसी भी एक शुभ योग को देख करके ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं और किसी भी एक अशुभ योग को देखकर भी ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं। वास्तविक ज्योतिष जो है वह व्यक्ति को पीड़ित नहीं करता, भयभीत नहीं करता, भ्रमित नहीं करता, क्योंकि जन्म पत्री में जैसे योग बने हैं उसका विचार एस्ट्रोलॉजर करेगा और उन नियमों के आधार पे करेगा जैसा कि शास्त्र कहता है, और उस आधार पे वो जो प्रेडिक्शन देगा वही कम ट्रू होगी। इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरी जन्म पत्री में गजकेसरी योग है, लेकिन देखने में ना तो उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, ना इतना मेधावी है, ना इतना धन धान्य से युक्त है, तो फिर गजकेसरी योग का फल घटित क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या है कि कहीं न कहीं एक दो ग्रह अस्त हैं या नीच राशि में हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं। तो गजकेसरी योग बना तो सही, लेकिन उसकी जो शर्तें थी उन शर्तों के आधार पे परिपूर्ण रूप से नहीं बन रहा। पूर्ण रूप से फल नहीं। हाँ, इसलिए उसका फल भी नहीं मिला। एक योग होता है बुध आदित्य योग, जी, ये कौन से प्लेनेट के कॉम्बिनेशन से बनता है? ये बड़ा साधारण योग है और महीने में अमूमन बना ही रहता है। सूर्य और बुध जो हैं ये ऐसे ग्रह हैं कि सूर्य से बुध 28 अंश से अधिक आगे या पीछे नहीं जा सकता। जैसे ही 28 डिग्री के करीब आएगा उसी समय वक्री होकर के बुध जो है रेट्रोग्रेड के चंद्र सूर्य की तरफ वापस आकर्षित हो जाता है एक्चुअल में। तो सूर्य बुध जिनकी कुंडली में इकट्ठे हैं उनकी कुंडली में हम बुध आदित्य योग कहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये जो योग है ये वृश्चिक लगन में मोटे तौर पे अगर हम देखें तो वहां पर जहां शुभता लिए वहां पर कुछ अशुभता भी लिए होता है। हमारे यहाँ पर दो पैमाने हैं ग्रहों के, एक ग्रह होते हैं कारक, एक ग्रह होते हैं अकारक। जो कारक का मतलब है जो भी शुभ फल है उनसे हमें जोड़ देगा, और अकारक का मतलब है जो भी शुभ फल है उनसे हमें वो दूर कर देगा। तो जो तीसरे, छठे, 8वें, 11वें या 12वें भाव जो हैं जो कुंडली में, इनका स्वामी अगर मान लो सूर्य या बुध में से कोई बन जाता है और उसके बाद ये दोनों की अगर युति होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से तो देख नहीं सकते क्योंकि दोनों साथ ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बुधादित्य योग का जो फल है वैसे देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, समझ बहुत अच्छी होती है और इंटेलिजेंट बहुत अच्छे लोग होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें निपुणता बहुत जल्दी, एक्सपर्टी जो है ये लोग अच्छी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो फल है ये इतना अच्छा नहीं मिल पाता। लेकिन सिंह लगन में अगर सूर्य बुध अगर इकट्ठे हैं और केंद्र त्रिकोण आदि में स्थित हैं या लगन में ही हैं या दूसरे या 11वें भाव में बैठे हैं, तो ये बुध आदित्य योग अत्यधिक धन संपदा देने वाला भी बन जाता है। उसका कारण है कि लग्नेश में से कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य सिंह लगन में लग्नेश होगा और बुध के लगनों में बुधि लग्नेश हो जाएगा, ऐसे में सूर्य के साथ बनेगा, तो लग्नेश से संबंध बनाने वाले जो ग्रह हैं उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर बुध भी अस्त नहीं होना चाहिए, नीच आदि में नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बुध आदित्य योग का फल बहुत शानदार मिलेगा। ये मतलब कुछ सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन के लिए ही होता है।
नहीं, किसी भी लगन में ये योग बन सकता है, 12 के 12 लगनों में। लगन के अकॉर्डिंग भी योग बनते हैं? हाँ, लगन के आधार पे बनने वाले योग ज्यादा शानदार बनते हैं, आपको बता दूं, क्योंकि लगनेश लेने वाला है, सब कुछ करने वाला है। तो अगर मान लो मोटे तौर पे अगर हम बात करें, मेष लगन की बात करें हाँ तो मेष लगन, जैसे मान लो किसी के फर्स्ट हाउस के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, जी, तो ऐसे में उसकी कुंडली के अंदर कौन कौन से योग बन सकते हैं डिपेंड ऑन प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन? बहुत सारे योग बन जाएंगे। वैसे देखा जाए तो एक ही लगन में 108 योग बन सकते हैं अधिकतम। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा योग होंगे ना जिससे उसका फल अच्छा मिलेगा, प्रबल राजयोग। हाँ देखो, वैसे देखा जाए तो चर लगन हो गया मेष लगन में, तो हमारे यहाँ पर एक नियम है कि अगर लग्नेश चर राशि में स्थित हो और शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है देखने में सुंदर, आकर्षक, धनवान, मेधावी और गुण संपन्न होता है। तो मोटे तौर पे अगर हम कहें कि मेष लगन में अगर लगन का स्वामी मंगल बना और 10वें भाव में बैठे, तो वहां मकर राशि में उच्च राशि का हो जाएगा मंगल। और मान लो बृहस्पति जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे, तो बृहस्पति भी उच्च राशि का हो गया। तो लग्नेश चर राशि में है और चर राशि में ही बैठ गया उच्च राशि में, और चर राशि में स्थित उच्च के बृहस्पति से दृष्ट है, तो ये बहुत ही सुंदर राजयोग बन गया एक्चुअल में। ऐसा व्यक्ति देखो गाड़ी घोड़े मकान वाहन सुख आदि से परिपूर्ण होगा, जिस भी प्रोफेशन में होगा उसमें बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला होगा, और उत्साह और ऊर्जा के साथ में सब कामों को जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके की स्थितियां हैं एक्चुअल में। तो ये जो बना इसको क्या बोलेंगे हम? नहीं, ये एक राजयोग बना, ये बना इस आधार पे कि नाम वगैरह होगा या फिर? ना, इसका कोई नाम नहीं है। ये स्थिति, क्योंकि महर्षि पराशर जी ने कहा कि ग्रहाणाम भेदान, ग्रहों के जो भेद से और दृष्टि वसात और दृष्टियों के आधार पे कुछ राजयोग बनते हैं, तो सभी योगों के यहाँ संदर्भ में नाम नहीं दिए गए, लेकिन वे ये बात कहते हैं कि यदि लग्नेश चर राशि में स्थित हो और बलवान हो और शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो, तो मेष लगन में हमने सबसे सर्वश्रेष्ठ राजयोग बना दिया। अगर परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे दे कि भाई आप किसी की भी जन्म पत्री में ग्रहों की प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो यकीन मानो एक ज्योतिषी को अगर ये अधिकार हो तो अपने बच्चों की, अपने नियर्स एंड डियर्स की बड़ी सुंदर कुंडलियां बना के दे सकता है। क्योंकि हमने क्या किया, लग्नेश को उच्च राशि में बैठा है, 10वें भाव में बैठ सकता है, और बृहस्पति को भी उच्च राशि में बैठा दिया। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो भाग्येश हो गया, 9th लॉर्ड हो गया। तो ये क्या हुआ, लग्नेश का 9वीं से संबंध हो गया। आप देखो ऐसे व्यक्ति की माता का सुख, वाहन का सुख, जमीन जायदाद का सुख, अपनी मातृभूमि में रहने का सुख बहुत शानदार होता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनेट के कारण बनने वाले योग हैं, इसलिए इनको नाम नहीं दिए जा सकते थे। क्योंकि ऐसा देखा जाए तो 12 लगनों में 9 ग्रहों की स्थिति पर 1296 प्रकार के फल पैदा होते हैं एक्चुअल में। तो 1296 प्रकार के नाम बताना अपने आप में बड़ी महाभारत जैसी स्थिति बन। तो इसलिए कुछ ऐसे जो प्रबल थे उन्हीं को ही नाम दिया है। हाँ जी, हाँ जी। वो उसमें क्या है कि जहां पर भी 3 चीजें इकट्ठी हो गई, भाव, राशि और ग्रह, और उनके कॉम्बिनेशन से तो कुछ खास योगों का निर्माण हो गया। जैसे गजकेसरी योग की अभी हमने बात करी, तो उसमें देखो 3 चीजें जो थी वो महत्वपूर्ण हो गई, भाव हो गया, राशि हो गया और ग्रह हो गया एक्चुअल में। तो ये चंद्रमा से केंद्र में बैठे, फिर दृष्टि हो गई, या वो उससे केंद्र में स्थिति हो, तो एक योग बना। इसी प्रकार से जो है ग्रहों के संदर्भ में भिन्न भिन्न प्रकार के योग बनते हैं। अगर हम दूसरे लगन की बात करते हैं, वृषभ लगन की बात करते हैं, जी, तो इसमें कैसे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से? यहाँ पर देखो वृषभ लगन है, स्थिर लगन है, तो यहाँ पर अगर हम शुक्र को लगन में ही बैठा दें और चंद्रमा से युद्ध कर दें, और इसके ऊपर अगर मान लो शनि और बुध की दृष्टि हो या शनि और बुध संबंध बना ले, तो ये बहुत जबरदस्त राजयोग बने। मतलब जिसके फर्स्ट हाउस में वीनस और मून, हाँ, ये शुक्र और चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो, हाँ, और शनि और बुध की दृष्टि हो। हाँ, तो शनि और बुध की कौन सी दृष्टि होती है? शनि की 3 दृष्टियां हैं, एक तो तीसरी दृष्टि है, एक 7वीं, एक दृष्टि 10वीं होती है, और जो बुध की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। वो 7वीं। हाँ, तो अपनी कुंडली चेक की जाए और उसमें अगर फर्स्ट हाउस में सेकंड 2 नंबर लिखा हो और वीनस और मून हो और उस पर शनि और बुध की दृष्टि हो, क्या होगा ऐसे व्यक्ति के साथ में? ये योग देखो मैं आपको बताऊं, ये तो लगन में बना, लेकिन 2 ही नंबर लगन में शुक्र और चंद्रमा पंचम में या नवम में, चतुर्थ या दशम में बैठ के भी शनि और बुध से संबंध बना लें, तो भी हमेशा जो है ये सभी परिस्थितियों में बहुत सुंदर राजयोग बन जाएगा। लगन में होगा तो देखो ऐसा व्यक्ति का जो है शारीरिक रूप से निरोगिता होगी, यानी अच्छा स्वास्थ्य होगा, देखने में सुरूप होगा, और
बल पराक्रम आदि से युक्त होगा, अपने फैसले स्वयं लेने वाला होगा। लेकिन ये चतुर्थ में बन जाए तो गाड़ी घोड़ा मकान सुख सुविधाओं से संपन्न होगा। पंचम में बन जाए तो प्रारब्ध कर्मों से सब चीजें आसानी से प्राप्त होंगी, बुद्धिमान होगा, भगवान में आस्तिकता भी होगी, मंत्र आदि का अनुष्ठान करने वाला होगा, मंदिर भी जाने वाला होगा। नवम भाव में हो तो धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा, धार्मिक करते करने में उसको बड़ा आनंद मिलेगा। तो जैसे नवम पंचम नवम चतुर्थ पंचम नवम, तो इसमें भी वही स्थिति देखी जाएगी कि शुक्र और चंद्रमा एक साथ हो। हाँ, यहाँ पर देखो मैं आपको इस बात को समझा दूं कि जितने भी लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो कोई भी लगन हो उनका, मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कोई भी लगन क्यों ना हो, उसमें लगन में स्थित जो राशि है उसको नोट करें। फिर पंचम भाव में जो स्थित राशि उसको भी नोट करें, और नवम भाव में जो राशि है उसको भी नोट कर लें। फिर चतुर्थ भाव और दसम भाव में जो राशियां उनको भी नोट कर लें। अब इन राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं, तो हमारे पास एक तो लग्नेश हुआ, एक चतुर्थेश हुआ, एक हमारे पास पंचमेश हो गया, 3 ये हो गए, नौमेश हो गया तो ये 4 हो गए, और दसमेश हो गया 5। ये जो 5 जो ग्रह बने उस कुंडली में, इनका परस्पर अगर संबंध है, चाहे एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, चाहे एक दूसरे को देखते हैं, चाहे इन दोनों इन ग्रहों का आपस में एक ही जगह युति संबंध बोलते हैं, या एकांतर दृष्टि संबंध हो, या परस्पर ये एक दूसरे से केंद्र में स्थित हो, तो ऐसी जो कुंडलियां हैं उनमें राजयोग अवश्य पैदा हो जाता है। वो राजयोग का जो फल है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति संपन्न होता है, धन संपदा से युक्त होता है, पारिवारिक सुख अच्छा होता है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, ऐसा व्यक्ति किराए पे नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति अपने ही मकान में रहता है। तो इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जैसे हमने बताया ना 1 4 5 9 और 10 बिल्कुल। उसमें या तो आपस में इनका कोई कॉम्बिनेशन, या इनके जो स्वामी जो स्वामी उन्हीं के बीच में कॉम्बिनेशन, उनके बीच में कॉम्बिनेशन, बिल्कुल तो फिर ये बनेगा। बहुत सुंदर बने। इसमें कोई पर्टिकुलर प्लेनेट नहीं देखा जाता है क्या वृषभ लगन में? नहीं, वृषभ लगन में हमने देखा शुक्र और चंद्रमा देखा हमने। हमने शुक्र चंद्रमा को लिया। शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे होने मात्र से भी मैं आपको बता दूं एक राजयोग बनता है। ऐसे लोग है ना संगीत आदि के बड़े शौकीन होते हैं, जिनकी कुंडली में भी चंद्र शुक्र है, आप देखो ये लोग नहा धो करके बड़े अच्छी तरह से रहेंगे। इनको है ना जो फ्रेग्रेंस लगाना पसंद है, इनको बिना प्रेस के हुए कपड़े आप पहना नहीं सकते, ये बन ठन के रहने। इनको के घर में म्यूजिक सिस्टम अवश्य मिलेगा, म्यूजिक का है ना जो इनके पास एल्बम भी बहुत अच्छे अच्छे होंगे, क्योंकि इनको बहुत पसंद होता है ये सब। मतलब एक चार्मिंग भी होंगे और क्रिएटिव भी होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। और इसमें हमने वृषभ लगन में पंचमेश बुध बना और नवमेश बन गया हमारा शनि। तो हमने क्या लग्नेश पंचमेश और नवमेश का संबंध बना दिया एक्चुअल में, क्योंकि पंचमेश और नवमेश जो हैं ये जो 2 भाव हैं इनको हमने लक्ष्मी कहा। हमारे यहाँ एक नियम है, विष्णु स्थानम केंद्रम सात, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणकम। जो केंद्र स्थान है इनको हमने भगवान विष्णु का स्थान कहा, और जो त्रिकोण स्थान है ये लक्ष्मी स्थान है। तो आगे आचार्य कहते हैं कि जब लक्ष्मी और विष्णु दोनों मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है एक्चुअल में। तो इनका परस्पर जो संबंध है वो राजयोग देने में बड़ा सफल होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे मैं कहता रहा हूं कि कैसी भी स्थिति में क्यों ना पैदा हुए, एक आम फैमिली में भी पैदा होता है, तो भी व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ, मोटे तौर पे तो कह सकते हैं कि अगर दशाओं के आधार पे तो मान लो पहले दशा आ गई तो अच्छी बात है, अन्यथा 25-27 वर्ष के बाद में ये लोग बहुत राइज करते हैं और आगे से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे आपने 25-27 का नाम लिया, क्या ऐसा बोलते हैं ना कि कुंडली के अंदर जब मांगलिक दोष होता है तो 26 तक ही रहता है, या कुछ लोगों के उसमें बोला जाता है कि जब आप 35 या 37 साल के होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में एक नई जर्नी आरंभ होगी, है ना? ऐसा मतलब टाइमलाइन कैसे डिसाइड होती है? टाइमलाइन डिसाइड करने का हमारे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर नियम है कि अगर मान लो कोई भी राजयोग अगर लगन में ही बना है तो 24वें से 25वें वर्ष में स्टार्ट हो जाएगा। अगर यही राजयोग अगर मान लो दूसरे भाव में बना है तो 25 से 26वें वर्ष में होगा, तीसरे में होगा तो 26 से 27वें वर्ष में, और चौथे भाव में होगा तो ये 24 और 3 27, 27 से 28वें वर्ष में प्रारंभ हो जाएगा। हमने क्या किया कि लगन हमारा पहला वर्ष होता है, दूसरा भाव दूसरा वर्ष होता है, तो लगन से 12 तक 12 वर्ष हो गए, तो लगन में वापस 13वां वर्ष आ जाएगा। तो अमूमन देखें तो जब हम पढ़ लिख करके जब तैयार हो जाते हैं तो ये हमारी उम्र जो है 18-20 साल के बाद में शुरू होती है मोटे तौर पे। तो जैसे मान लो किसी की कुंडली में 11वें भाव में अगर बहुत सुंदर योग बन गया तो ऐसा व्यक्ति 22वें 23वें वर्ष में ही देखो राजयोग शुरू हो जाता है। 10वें भाव में बनेगा तो 19वें 20वें वर्ष में ही राजयोग शुरू हो जाता है।
इस तरीके से देखा जाता है इसको, कि जिस भाव में बैठा है ग्रह, तो 12 भाव जो हैं वो 12 वर्षों को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में दोबारा पुनरावृत्ति करेंगे, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, 12 पंजे 60, इस तरीके से चलता रहता है। तो जैसे पंचम भाव में बना मान लो किसी की कुंडली में राजयोग, तो लगन से 12 भावों को काउंटिंग करते हुए 2 बार हमने एक आवर्ती करते, 24 वर्ष के हो गए, और 5 भाव और आगे है, 24 और 5 29। 29। इसका मतलब 28 से 29, 30वां जो वर्ष है वो राजयोग के लिए निश्चित है। उस वर्ष में व्यक्ति अवश्य राजयोग को प्राप्त करेगा। इस तरीके से देखिए। चलिए बात करते हैं तीसरे राशि की, मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि में कौन सा राजयोग बनता है? मिथुन में सबसे सुंदर राजयोग बनेगा अगर लगन में ही बुध है, या चतुर्थ भाव में बुध शुक्र के साथ में या शनि के साथ में है, या उनसे दृष्टि या युत है, तो ये बहुत सुंदर राजयोग बन जाएगा। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि मिथुन लगन में अगर बृहस्पति का भी संबंध बन जाए तो ये राजयोग बहुत सुंदर रूप से खिल जाता है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश का संबंध भी व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां देता है, बहुत नेम फेम यश कीर्ति देने वाला होता है। तो इस प्रकार से जो है मिथुन लगन में बुध का संबंध यदि शुक्र से और गुरु से बन जाए तो बहुत सुंदर राजयोग बन जाएगा। अब जब हम संबंध बोलते हैं तो या तो वो एक ही भाव में, हाउस में प्रेजेंट हो, या फिर दृष्टि का कोई योग। 4 प्रकार के संबंध है, या चेंज हो जाए। मान लो कि बुध जो है वो 10म भाव में बैठे और 10म भाव का स्वामी जो बृहस्पति है वो लगन में बैठ जाए, और अब जो शुक्र ग्रह है या तो बृहस्पति को देख ले या बुध को देख ले, या इनमें से किसी के साथ हो, तो ये तो स्थान एक्सचेंज हो गया हमारे पास। दूसरा, शुक्र बुध और गुरु तीनों इकट्ठे लगन में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, नवम में या 10म भाव में बैठे, तो ऐसी स्थिति में भी राजयोग कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से। क्या राजयोग से कोई नुकसान भी होता है? नहीं, राजयोग भंग हो सकता है, राजयोग से नुकसान नहीं हो सकता। हाँ, राजयोग की स्थिति ये जरूर है कि एक राजयोग बनता है जो 100% फलदायी होता है संबंधों के आधार पे। एक राजयोग बनता है जो 80% फलदायी होता है, एक राजयोग 60 और एक राजयोग 50% फलदायी होता है। तो 2 ग्रहों के बीच में अगर एक्सचेंज है, मैं आपकी चेयर पे आ जाऊं और आप मेरी चेयर पे, इसका मतलब होगा लगन का स्वामी 10म में और 10म का स्वामी लगन में, एक्सचेंज इसके बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके का राजयोग जो बना वो 100% फल देगा। लेकिन अगर दोनों में एकांतर दृष्टि संबंध है, तो इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि मिथुन लगन में ही, मिथुन लगन के अंदर ही अगर मान लो कि बुध तो पंचम में बैठ जाए और गुरु लगन में बैठ जाए, तो गुरु बुध की राशि में बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से बुध को देखेगा, लेकिन बुध गुरु को नहीं देख सकता। तो इसको हमने एकांतर दृष्टि संबंध का, तो ये 80% फल देने वाला राजयोग बना। लेकिन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो, लगन में तो है गुरु और बुध है सप्तम में, तो दोनों का आमने सामने एक दूसरे पे 7वीं दृष्टि है। तो एक तो बैठा है लगन में, दूसरा बैठा है सप्तम में, तो ये दोनों की परस्पर जब दृष्टि है तो ये 60% राजयोग देगा। और दोनों इकट्ठे हो जाएं तो 50% जो है वो इसका फल मिलेगा। तो महर्षि पराशर जी ने संबंधों के आधार पे राजयोगों के फल की जो क्षमता थी उसको उन्होंने भान दिया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि किसी की कुंडली में लगन में ही बुध गुरु और शुक्र बैठे, एक तो ये राजयोग बना, लेकिन दूसरे की कुंडली में ऐसा है कि लग्नेश तो है 10म में और दशमेश है लगन में और शुक्र से युत या दृष्ट है, तो उसकी कुंडली में ज्यादा प्रभावशाली राजयोग बनेगा। इसलिए तो ऐसे जो प्रसन्न होते हैं कि एक ही योग में उत्पन्न होने पर, जैसे ही लग्नेश पंचमेश नवमेश के संबंधों में, तो भी व्यक्ति कई तो इतना ऊंचा उठते हैं और कोई बहुत ज्यादा ऊंचा उड़ जाते हैं। तो उसके कारण है संबंध, जैसा संबंध होगा तद अनुसार उसका फल आगे या पीछे बढ़ता है। मतलब इसको अगर हम वैसे देखा जाए तो एक राजयोग कई लोगों की कुंडली में होता है, लेकिन एक किसी गांव में या छोटे से मंत्री पद पे रह जाए तो दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके पीछे का कारण भी यही है कि जो राजयोग उसकी कुंडली में प्रबल रूप से है और यहाँ पे आंशिक रूप से। बिल्कुल। क्या इसको स्ट्रॉन्ग भी बनाया जा सकता है? मान लो किसी के आंशिक रूप से है। नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पर उपाय का संदर्भ 2 है। जैसे मेडिकल लाइन में आप देखो दवाई 2 ही प्रकार की है। एक है स्वास्थ्य वर्धक कि मैं स्वस्थ हूँ, उसके बावजूद भी च्यवनप्राश खाता हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसी चीजों का वो करता हूँ कि और स्वस्थ रहूं। दूसरा है रोगों के रोकथाम के लिए। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में भी उपाय 2 प्रकार के हैं। एक
शुभता को बढ़ाने के लिए, एक अशुभता को घटाने के लिए। जब शुभ ग्रहों, जो भी ग्रह है जो राजयोग कारक ग्रह है और वो थोड़ा कमजोर है, तो उससे संबंधित आप नग धारण कर सकते हैं, उससे संबंधित धातु धारण कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से भी जो राजयोग बनाने वाला जो ग्रह, उसकी जो शुभता तो पहले से तो थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, उस शुभता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ फायदा उठाया जा सकता। बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे हैं कर्क लगन, अब चौथी राशि है, इसमें कौन से ऐसे योग शुभ माने गए हैं, राजयोग बोला जा सकता है जिन्हें? हाँ, कर्क लगन के अंदर यदि लगन में ही बृहस्पति और चंद्रमा स्थित हो, लगन में कर्क राशि रखी, हाँ, मतलब 4 नंबर लिखा हुआ है, उसी में गुरु और चंद्र बैठ जाए तो एक राजयोग बनेगा। दूसरा, अगर लगन में ही चंद्रमा स्थित है और सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए तो यह भी एक प्रकार का राजयोग बनेगा। और लगन में गुरु बैठा हो और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे और जो है मंगल बैठ जाए तो भी ये भी एक राजयोग, दोनों एक साथ बैठ जाए। हाँ, दोनों बैठे तो भी एक राजयोग बनेगा। दूसरा ये भी है कि अगर कर्क लगन में ही चंद्रमा पंचम भाव में बैठ जाए और वहां पर मंगल जो है वो पांचवें भाव का स्वामी है और वो दसम में बैठ के और चंद्रमा को आठवीं दृष्टि से देखे तो भी बहुत सुंदर राजयोग बन जाएगा। तो इस प्रकार से बन सकते हैं। इससे मतलब लोगों को क्या, जिनकी कुंडली में होगा, क्या बेनिफिट होगा? क्या लीडरशिप वाइज वो अच्छा करेंगे या फिर वो फाइनेंशियली अच्छा करेंगे? नहीं, हर चीज में, जिस भी चीज क्षेत्र में जिनकी कुंडली में राजयोग होता है, वो जो भी जिस भी प्रोफेशन में होते हैं उसमें उनको सफलता मिलती है। देखा जाए तो पारिवारिक रूप से, धन संपदा के रूप में और भौतिक विलासताओं से संबंधित जो संसाधन है, गाड़ी घोड़ा मकान कपड़े लत्ते कुछ भी हम जो कहें, तो ये इन लोगों को आसानी से प्राप्त होते हैं और व्यक्ति जो है वो नेम फेम से युक्त भी होते हैं। इनको समाज के, मतलब जीवन की सारी सुख सुविधाएं उनको। हाँ, बिल्कुल इनके घर में हर चीज मिलती है। आपको मैं बता देता हूँ। चलिए बात करते हैं 5वीं राशि, सिंह राशि। जी, सिंह राशि के ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिससे ये अच्छे योग, शुभ योग बनते हैं? हाँ, सिंह लगन में अगर किसी की कुंडली में भी सिंह लगन है 5 नंबर, उसमें अगर सूर्य का गुरु से संबंध बन जाए तो बहुत अच्छा है, और सूर्य का अगर मंगल से भी संबंध बने तो भी बहुत अच्छा माना गया है। तो ये भी एक प्रकार का राजयोग है। इसमें सबसे अच्छा जो राजयोग है वो अगर सिंह लगन में सूर्य तो चतुर्थ भाव में बैठे और चतुर्थ भाव का स्वामी जो है मंगल बनेगा, वो लगन में बैठ जाए तो ये एक सुंदर राजयोग है। ये IAS IPS आदि लोगों की कुंडलियों में मिलेंगे आपको अमूमन, यानी ये अधिकार संपन्न लोग होते हैं। दूसरा, अगर सिंह लगन के अंदर अगर बृहस्पति तो बैठे दसम भाव में और दसम भाव का स्वामी मंगल बनेगा, वो नवम भाव में बैठ जाए तो ये भी बहुत सुंदर राजयोग है। ऐसे लोग अधिकार संपन्न होते हैं, धन दाने से युक्त होते हैं, मेधावी भी होते हैं और पारिवारिक सुख आदि जो हैं वो उनको बड़ा आसानी से प्राप्त होता है और समाज में इनकी इज्जत मान मर्यादा भी बहुत अच्छी होती है। तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो सिंह लगन में मोटे तौर पे देखा जाए तो सूर्य मंगल और गुरु, इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन है, कहीं भी बैठे चाहिए तो उसके बावजूद भी राजयोग बनेगा, लेकिन केंद्र त्रिकोण में बैठने पर विशेष राजयोग बन जाएगा। इस प्रकार केंद्र त्रिकोण कौन से हाउस उसको बोला जाता है? लगन, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम और दसम। इसमें सप्तम भाव को हमने नहीं लिया क्योंकि सप्तम भाव को मार्ग भाव भी कहा। कुछ स्थितियों में लिया हमने जहां पर दृष्टि के संदर्भ में, तो सप्तमेश का तो स्थान परिवर्तन ना हो, लेकिन लग्नेश का चतुर्थे से, लग्नेश का पंचमे से, लग्नेश का नवमे से, लग्नेश का दसवें से, ये जो अगर आपस में कॉम्बिनेशन बनते हैं तो ये राजयोग है। 1, 4, 5, 9 और 10 ये होगा। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं 6ठी राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के अंदर कौन से शुभ योग होते हैं? सबसे सुंदर योग है गुरु और बुध का, और गुरु बुध और शनि का अगर संबंध बनता है तो बहुत शानदार राजयोग होगा। लगन में ही अगर बुध बैठा और उसमें बृहस्पति जो है सप्तम भाव में बैठ के मीन राशि का होगा तो लगन में लग्नेश सौराशि का हो गया और सप्तमी सप्तम में अपनी सौराशि का होगा बृहस्पति, तो दोनों एक दूसरे को देखते हों और इनसे यदि शुक्र संबंध बना ले तो बहुत ही सुंदर राजयोग बनेगा, बहुत ही जबरदस्त। यानी ऐसा व्यक्ति खुद भी और उसका जो स्पाउस होगा, दोनों ही कामयाब लोग मिलेंगे अमूमन, और उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत शानदार चलता है। और ऐसा व्यक्ति अगर किसी पार्टनरशिप में भी कोई काम करता है तो उसमें भी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला होता है।
और लगन में वैसे भी बुध व्यक्ति को हंसी मजाक करने वाला बनाता है और चिंता नहीं देता। लगन में बुध जिनके भी आप देखो, ऐसे लोग चिंता रखते ही नहीं जीवन में। थोड़ी देर के लिए हम प्रभावी जरूर होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद चिंता हट जाए। हाँ, फिर कुछ न कुछ अपना इंटरटेनमेंट के संदर्भ में चले जाएंगे एक्चुअल में, और आगे बढ़ने की कोशिशें चालू कर देते हैं। तो लगन में बुध व्यक्ति को हास्य बनाता है, खिलखिलाहट देता है, मुस्कुराहट देता है। तो लगन का जो बुध है वो लगन में स्थित हो और सप्तम भाव में अगर बृहस्पति बैठे या शुक्र से या शनि से संबंध बना ले तो ये एक जबरदस्त राजयोग होगा। इसमें मोटे तौर पे मैं आपको कहूं, कर्क कन्या लगन के अंदर ही शनि जो है वो पंचमेश और षष्ठेश हो जाता है। हम्म। तो शनि जो है वो पंचमेश होने के कारण से, षष्ठेश भी होने के कारण से जो है पंचमेश को इतना हमने शुभ माना, नवमेश को बड़ा शुभ माना कि हमने इसके बारे में महर्षि पराशर ने कहा कि ये गंगा जल है। पंचम और नवम जो भाव है, त्रिकोण भाव, इनको गंगा जल कहा कि गंगा जल जिसके ऊपर भी अगर हम छिड़क देते हैं तो कहते हैं पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर कन्या लगन में जो है केंद्र के स्वामी दो ही ग्रह बने, दशमेश और लग्नेश तो स्वयं बुध बना, चतुर्थेश और सप्तमेश बन गया बृहस्पति। हाँ। तो चारों केंद्रों का संबंध इकट्ठा हो गया जब गुरु का और बुध का संबंध बना। और इसके अंदर जब पंचमेश या नवमेश शुक्र और या शनि ने जब संबंध बना लिया तो राजयोग परिपूर्ण रूप से बन गया एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पर भी यही बात है कि राजयोग जो है वो केंद्र त्रिकोण में जितने अच्छे बनेंगे वो 6-12 भावों में थोड़े से अगर हो तो थोड़े से हल्के से कमजोर हो जाएंगे, अन्यथा लेकिन सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति तो अवश्य होता है। चलिए बात करते हैं 7वीं राशि, जी, तुला राशि। कैसे किस प्रकार के शुभ योग बनते हैं इनके? तुला लगन में भी शुक्र बुध और शनि का जो संबंध है वो राजयोग कारक है। इसमें शुक्र बुध शनि के साथ में चंद्रमा को भी अगर ले लें तो ये यश कीर्ति मान आदि के लिए बहुत सुंदर राजयोग बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और दशमेश को उठा लिया और इनके परस्पर जो संबंध बने, जैसे तुला लगन की कुंडली में अगर दसम भाव में चंद्रमा हो और चतुर्थ भाव में शनि हो और शुक्र जो है वो भी चतुर्थ भाव में ही शनि के साथ में बैठ जाए तो बहुत सुंदर उत्कृष्ट राजयोग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? उसके कारण है कि चतुर्थ भाव में होगा, फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, साथ में लग्नेश के साथ में, और चंद्रमा भी 10th लॉर्ड भी 10th हाउस में होगा। तो आपस में लग्नेश का संबंध जो है वो चतुर्थ से और दशमेश से तीनों दोनों ग्रहों से बनने के कारण और केंद्र में ही बना। और यहाँ पर क्या हुआ कि चतुर्थ भाव जो है उसमें शुक्र और चंद्रमा को दिग्बल प्राप्त होता है। तो जब शुक्र की दशा ऐसे व्यक्ति को आएगी तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उत्तर दिशा की तरफ जाकर के भूत, नेम, फेम आदि प्राप्त कर लेता है। तो चंद्रमा का संबंध, शनि का और बुध का जो संबंध शुक्र के साथ संबंध है, ये 4 ग्रहों से बनेगा तुला लगन के अंदर। अगर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन है जन्म पत्री में तो एक प्रकार का राजयोग है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज इसमें कॉमन आई है कि जैसे जैसे जो राशि ले रहे हैं और उस राशि के जो स्वामी हैं उनका कहीं ना कहीं शुभ योगों से बहुत संबंध माना गया है, रिलेशन अच्छा है। हाँ, बेसिकली क्या है ना कि हमारे यहाँ इस बात के लिए मैं आपसे 2 मिनट लेता हूँ। हाँ। हमारे यहाँ राशि, ग्रह और भाव 3 चीजें हैं। आज किसी से अगर पूछा जाता है कि राशि क्या है तो लोग कहते हैं मेष राशि और वृषभ राशि है, ऐसे नाम बताते हैं बस, लेकिन राशि का वास्तव में अर्थ क्या है ये नहीं मालूम। राशि का अर्थ है नक्षत्रों का समूह या ढेर, एक बंच ऑफ एस्टेरिज्म है एक्चुअल में। लेकिन ये जो राशि है ये करती क्या है? राशि के पास वह ताकत या क्षमता है जो किसी भी ग्रह को कमजोर या बलवान कर सकती है। ग्रह के पास ये क्षमता नहीं है, क्योंकि आप में चलते चलते हाईवे पे चढ़ गए, आप में चलते चलते है ना जो किसी ऐसी जगह चले गए जहां पर पतली पतली गलियां हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, फंस गए, तो इसका मतलब हम तो चलते रहेंगे, ग्रह तो चलते रहते हैं अपनी ऑर्बिट में। तो राशि के पास ये क्षमता होती है। तो इसलिए राशि जो है वह तो ग्रह को प्रभावित करेगी कि कोई ग्रह उच्च राशि में है, नीच राशि में है, मित्र राशि में, शत्रु राशि में या सम राशि में। इस आधार पे ग्रह के फल को थोड़ा सा आगे पीछे अप एंड डाउन कर सकती है। दूसरा जो चीज है वो है भाव। भाव के पास ये खासियत है कि भाव अशुभ ग्रह को भी शुभ करने की ताकत रखता है और शुभ ग्रह को भी अशुभ करने की ताकत रखता है। आपको बता दो भाव क्या है? इमोशनल अटैचमेंट है। आपका कोई मान लो कि प्रतिद्वंदी व्यक्ति है, लेकिन
कल ने कोई ऐसी परेशानी हुई जिसमें उसने आपका सुख सहयोग किया, आपके मित्र ने नहीं किया, तो देखो मित्र तो दुश्मन बन गया और जो प्रतिद्वंदी था क्या बन गया? दोस्त बन गए। दोस्त बन गया। इसलिए तो पंचम और नवम भाव के जो स्वामी हैं, ये जो हैं, ये हमेशा सर्वे त्रिकोणे तारो ग्रहा शुभ फल प्रदा। जो त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो सदैव ही शुभ फल देने वाले होते हैं। ये महर्षि पराशर जी का वचन है। इसलिए पांचवें और नौवें भाव के में जो भी राशि आई, शनि की आ जाए, मंगल की आए, बुध की, गुरु की, शुक्र की, किसी की भी आ जाए पंचम या नौम भाव में, तो वो सदैव ही शुभ फल देने वाला होता है। और उसका अगर लगन से संबंध लगन से बन जाए तो सोने पे सुहागा। सिंपल सा नियम। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक लगन के अंदर जो है वो सबसे अच्छा जो सुंदर योग है वो मंगल चंद्रमा का जो है और गुरु के साथ संबंध अगर बन जाता है तो बहुत शानदार योग बनेगा। क्योंकि यहाँ भी आप देखो लगन में 8 नंबर है तो मंगल लगन का स्वामी बना, 5वें भाव का स्वामी बन गया हमारा बृहस्पति। हाँ, ठीक है। और चंद्रमा जो है इस कुंडली के अंदर जो है वो 9वें बन जाता है, 9th लॉर्ड। तो क्या हुआ, 3 ग्रहों को उठाया। लगन का स्वामी मंगल है, पंचम का स्वामी गुरु है और नवम का स्वामी है चंद्रमा। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो राजयोग कारक है। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा का भी संबंध यहाँ राजयोग कारक हो जाता है। आपको बता दूं, देखो अमावस्या के जन्म को हमने बहुत जगह खराब माना है एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन वृश्चिक लगन वाले और मेष लगन वाले, ये 2 लगन ऐसे हैं, मंगल के ही दोनों लगन है, कमाल की बात है, जिसमें चंद्रमा मेष लगन में चतुर्थेश और पंचमेश बन जाता है। 4थे भाव में कर्क राशि आएगी और 5वें भाव में सिंह राशि आएगी। वृश्चिक लगन में कर्क राशि 9वें भाव में आएगी, सिंह राशि आएगी 10वें भाव में। तो इस समय तो अमावस्या का भी जन्म हो और दोनों 15 अंश पे है तो आप देखो बहुत सुंदर राजयोग बन जाता है। ऐसे लोग जो है जीवन में बहुत उन्नति करने वाले होते हैं। तो वृश्चिक लगन में मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य, इन 4 ग्रहों को देखिए अपनी जन्म पत्री में कहाँ बैठे। इन 4 में से किन्हीं 2 का भी संबंध है तो भी राजयोग है। 1, 5, 9 और 10, 5, 9 और 10 इनका अगर संबंध है तो बहुत सुंदर राजयोग है, जबरदस्त। कि सिंपल अपनी कुंडली उठाओ, वहां पे देखो कि 8 नंबर लिखा हुआ है और उसमें 1, 5, 9 और 10 के अंदर मंगल, चंद्रमा, सूर्य और गुरु। हाँ, इनमें से कोई भी 2 या 2 से अधिक ग्रह इकट्ठे बैठे, इनका संबंध बन रहा है तो देखो उनका जीवन स्तर, गारंटी की बात है, बहुत शानदार होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति एक आम परिवार में पैदा होने के बावजूद भी अच्छी ऊंचाइयों पे होगा, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न होगा, किसी बात की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं धनु राशि, धनु लग्न। धनु लगन का ऐसे क्या प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस होंगे? हाँ, धनु लगन के अंदर जो है सबसे सुंदर जो योग है वो गुरु और मंगल का बनता है, बहुत शानदार। और इसी में गुरु और मंगल के साथ में अगर बुध को भी जोड़ दिया जाए तो बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। और यहाँ भी मैं ये बता दूं कि अगर लगन में ही गुरु और बुध बैठे हों, लगन में ही, और मंगल जो है वो 10वें भाव में बैठ जाए तो बहुत सुंदर राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कुल दीपक भी कहलाता है। लेकिन पिता के लिए थोड़ी सी है ना जो स्थिति कई बार देखने में आती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन स्वयं व्यक्ति अपने जीवन में खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। क्योंकि मंगल 10वें भाव में मिथुन या कन्या राशि का होने से जो है वो पिता के लिए थोड़ी सी, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके आयु के लिए थोड़ी सी दिक्कत देता है। लेकिन स्वयं के लिए व्यक्ति जो है, क्योंकि 10वें भाव में मंगल होने से वो हमारे यहाँ एक योग बना जिसको बोला हमने कुल दीपक योग होता है। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाला, अपने उत्तरदायित्वों को निभाने वाला होगा। तो गुरु का, मंगल का और बुध का संबंध धनु लगन में अगर कुंडली में बनता है तो बहुत सुंदर है। गुरु, मंगल, बुध। हाँ, अरे इसमें अगर सूर्य भी जोड़ दें तो बहुत और अच्छी बात है, क्योंकि 9वीं और 10वीं का संबंध बन जाएगा। तो इसीलिए तो एक ज्योतिषी इतनी सारी कॉम्बिनेशन को याद रख सकता है, क्योंकि उसके पीछे पैटर्न है, एक बेस है, एक स्ट्रक्चर है। हाँ, क्योंकि महर्षि पराशर ने कुछ भावों को शुभ और कुछ भावों को अशुभ कहा, और उसी के आधार पे जितने भी योग थे, क्योंकि 1296 योग याद करना आप समझ सकते, बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, लेकिन हमें पैटर्न समझना होगा कि क्या कह रहे हैं। तो वहां पर वो हर जगह एक ही बात कहते हैं, लगन, चतुर्थ, पंचम, नवम और 10वीं, इनके बीच में कोई भी संबंध बनता है तो वह एक राजयोग होता है। और वो राशि के अकॉर्डिंग उसके अंदर ग्रह चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। बात करते हैं मकर लगन। मकर लगन के अंदर क्या, कौन से ऐसे योग बनेंगे, कौन से प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन देखे जाए? मकर लगन के अंदर अगर लगन में ही शनि बैठा है, मंगल के साथ है,
तो आप देखो इन लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है, दादा से, नाना से, किसी न किसी से। और मैं ऐसे एक दो लोगों को जानता हूं जिनके मकर लगन में शनि मंगल दोनों ही लगन में है। तो यहाँ क्या शानदार बात हुई, शनि स्व राशि का हो गया और मंगल उच्च राशि का हो गया। मंगल भी यहाँ चतुर्थेश और लाभेश है, फोर्थ लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड बना। चौथा भाव है पैतृक संपत्ति, धन संपदा आदि। तो ऐसे व्यक्ति को उसके दादाजी ने कई एकड़ जमीन जो है उसके फादर के नाम नहीं की, बच्चे के नाम कर दी। कमाल की बात है। तो वो उसकी उम्र है 28-30 साल और वो ज्यादा भी नहीं तो 20-25 एकड़ का स्वामी बन गया जमीन का। तो आप कह सकते हो कितना शानदार योग हो गया। तो मकर लगन में शनि, शुक्र, बुध और मंगल, इनका जो संबंध है वो बहुत ही शानदार होता है। तो ये 1, 4, 5, 9, 10 के अंदर। हाँ बिल्कुल, हाँ इनमें से कोई भी ग्रहों का कोई कॉम्बिनेशन है, 2 या 3 ग्रहों का संबंध बनता है, चाहे स्थान परिवर्तन हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे एक जगह कंजक्शन हो, युति संबंध हो, तो एक प्रकार का राजयोग बनेगा जो जीवन में व्यक्ति को ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है ना कि संबंध तो है लेकिन उसके साथ में कोई पाप ग्रह या कोई ऐसा ग्रह बैठ गया कि जिससे। हाँ बहुत सुंदर बात पूछी आपने। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पंचमेश और नवमेश के साथ कोई भी पाप ग्रह बैठे तो ऐसे में जिस वो जो पाप ग्रह बैठे हैं उनकी जो दशा है वो भी उतना अधिक पाप फल देने में सक्षम नहीं हो पाती, आपको बता दूं। क्योंकि यहाँ पर भी एक संगति का हिसाब किताब है कि शुभ सज्जन लोगों के साथ कोई व्यक्ति होगा तो उनकी देख रेख में वो अशुभ कार्य करने से डरेगा। हाँ हाँ, तो यहाँ पर अगर पंचमेश नवमेश के साथ मतलब वो उनका प्रभाव ज्यादा प्रबल होगा। बिल्कुल हो, अच्छाई यहाँ पे बुराई पे हावी हो जाएगी। बिल्कुल सच्चाई है। तो इस प्रकार से इसका विचार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन के अंदर कौन कौन से प्लेनेट देखे जाए? कुंभ लगन में 3 ग्रह विशेष तौर पे देखे जा सकते हैं, शनि है, बुध है और शुक्र। लेकिन यहाँ पर भी मंगल को ले लीजिए, मकर लगन में और कुंभ लगन दोनों में ही 3 ग्रह तो हैं ही हमारे पास, लग्नी से शनि, पंचमी से बुध और आपका नवमी से शुक्र। और या तो चतुर्थेश मंगल बनेगा या दशमेश बनेगा। तो ऐसे में इन चारों ग्रहों में से किसी का कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बहुत बुद्धिमान, स्मरण शक्ति से युक्त और अपने प्रोफेशन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला होगा। मान सम्मान जो है उसको हर जगह पर प्राप्त होगा और जीवन में और जो सुख सुविधाएं हैं वो उसको आसानी से प्राप्त होंगी, मेहनती होगा और आगे बढ़ करके जो है अपने कुटुंब का, परिवार का जो है नाम रोशन करने वाला बन जाएगा। चलिए बात करते हैं मीन लगन वाले। ऐसे कौन से शुभ योग होते हैं, कौन से प्लेनेट इसमें कंसीडर होंगे? मीन लगन के अंदर जो राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं उसमें पहला तो बृहस्पति है, दूसरा हमारे पास चंद्रमा है, तीसरा बुध है और जो चौथा जो इसमें ग्रह बनेगा हमारे यहाँ पर वो बनेगा मंगल। तो हमारे पास हम कह सकते गुरु है, चंद्र है, मंगल है और बुध है। इन चारों ग्रहों में से अगर 2 या 2 से अधिक ग्रहों का कोई भी योग बनता है, चाहे एकांत दृष्टि संबंध है, युति संबंध है, हम इस बारे में पहले भी कह चुके, तो इनमें से कोई योग बनेगा तो व्यक्ति की जन्म पत्री में अवश्य राजयोग होगा और ऐसा व्यक्ति अधिकार संपन्न होगा, सब गुणों से युक्त होगा, सुख सुविधाओं की कोई कमी जीवन में नहीं होती। जैसे हम राजयोग की बात करते हैं, ऐसा एक योग आता है इसमें गज केसरी योग। गज केसरी योग को क्या ये राजयोग माना जाता है? राजयोग तो नहीं है ये, लेकिन गज केसरी योग कम। इसमें 2 शब्द है, एक है गज, एक है केसरी। गज का मतलब है हाथी और केसरी का मतलब है सिंह। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बल पराक्रम से युक्त, हिम्मत नहीं हारने वाला, निडर व्यक्ति होगा और साथ में हाथी जैसी मस्त चाल वाला होगा। तो कह सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी पर्सनैलिटी एक अलग ही होती है। साथ में चंद्रमा और बृहस्पति के कारण बनता है। तो उसका जो संदर्भ हमारे यहाँ है वो है केंद्र स्थितो देवगुरु शशांकाद योगस तदाहु गज केसरी थी, कि चंद्रमा से केंद्र में यदि बृहस्पति हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो चंद्रमा आपकी जन्म पत्री में जहां भी बैठा होता है वहां से आप काउंटिंग कीजिए कि एक वहां से चौथे भाव में, 7वें और 10वें भाव में अगर बृहस्पति बैठा है तो ये गज केसरी योग है। तो गज केसरी योग में जो उत्पन्न होगा वो तेजस्वी, धन धान्यवान, मेधावी, गुण संपन्न और राजप्रिय करो भवित। तो ऐसा व्यक्ति मेधावी होता है। मेधावी का अर्थ ये समझिए कि स्कूल में कुछ लोग बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज को बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं। तो ये स्कूल में नहीं, ये पूरे जीवन में ऐसा होगा। इनको बस आप आधी बात बताएंगे, आधी का अनुमान ये स्वयं ही लगा लेंगे, यानी बहुत इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड लोग होते हैं। दूसरा,
धन धान्य से युक्त होते हैं, स्वास्थ्य इनका अच्छा होता है और जीवन में बहुत उन्नति करने वाले भी होते हैं। तो ये 12 लग्नों में जब भी बनता है किसी की भी जन्म पत्री में, तो वहां ये जरूर है कि अगर कोई भी ग्रह नीच है, अस्त है या शत्रु राशि में है तो इसका संपूर्ण प्रभाव देखने में नहीं आता। लेकिन ग्रह मित्र राशि में है, कोई भी ग्रह जो है शत्रु राशि में नहीं है, नीच राशि में नहीं है और अस्त नहीं है, और फिर ये योग बन रहा है, तो बहुत ही शानदार फल देने वाला होता है। इसमें विशेष बात यह है कि अगर कर्क राशि में चंद्रमा हो और बृहस्पति मान लो मकर राशि में शाम जो है वो नीच राशि का है, तो केंद्र में होगा क्योंकि सप्तम भाव में आएगी, तो बृहस्पति तो नीच राशि का हो गया। तो ऐसी कुंडली में गजकेसरी योग होते हुए भी योग का फल नहीं मिला एक्चुअल में। तो इस प्रकार से ज्योतिषी को देखने की आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं, जीवन में बहुत उन्नति करने वाले होते हैं, शारीरिक रूप से देखें तो सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अब बात करते हैं बुध आदित्य योग। जी, ये कौन से प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से बनता है और इसके क्या परिणाम होते हैं? सूर्य बुध इकट्ठे होने पर हमने इसको बुध आदित्य योग कहा। तो सूर्य बुध जिनकी जन्म पत्री में भी इकट्ठे हैं उनकी कुंडली में बुध आदित्य योग कहा जा सकता है। बुध का मतलब है इंटेलिजेंस, बुध का मतलब है चतुराई, बुध का मतलब है किसी भी चीज की समझ, और सूर्य जो है वो प्रज्ञा है। तो जब सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं किसी भी कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, मेधावी होता है, समझदार होता है, किसी भी चीज की डेप्थ को समझने में औरों के बजाय ये जो लोग हैं कुछ ज्यादा ही प्रवीण हो जाते हैं। तो मोटे तौर पे तो कहें कि बुध अगर अस्त ना हो और या तो बुध या सूर्य इनमें से कोई भी ग्रह नीच राशि में ना हो या शत्रु राशि में ना हो और 6, 8, 12 जिनको त्रिक भाव कहते हैं उनमें ना बने और अन्यत्र अगर ये बनता है तो ये बहुत सुंदर राजयोग होता है। इसमें भी विशेष मैं ये जरूर कहूंगा कि जिनका सिंह लगन है 5 नंबर, उनकी कुंडली में सूर्य बुध अगर इकट्ठे हैं और वो यदि केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो अगर बुध अस्त नहीं है और शत्रु राशि में भी नहीं है, किसी स्थान पे इनकी युति है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही दिमागदार होता है, इंटेलिजेंट होता है, साथ में धन संपदा से युक्त होता है, अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम होता है। तो ये लोग जो हैं बुध आदित्य योग वाले जो लोग हैं ये भी जीवन में उन्नति करते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह इनमें से दोनों में से नीच या अस्त नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, एक योग होता है पंच महापुरुष। जी, ये योग कौन से प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन से बनता है? हाँ देखो कमाल की बात यह है कि पंच महापुरुष योग जो हैं ये 5 तारा ग्रहों से बनते हैं। जिन भी ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं, मंगल के पास 2 राशियां मेष और वृश्चिक, बुध के पास 3 और 6, बृहस्पति के पास 9 और 12, शुक्र के पास 2 और 7 और शनि के पास 10 और 11। सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है इसलिए इनको नहीं लिया गया। राहु केतु के पास भी कोई राशि नहीं है, तो हमने 9 प्लेनेट में 4 को तो साइड में कर दिया, सूर्य चंद्रमा राहु केतु को बच गए 5। तो ये पांचों ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर केंद्र के अंदर लगन, चतुर, सप्तम और दसम भाव में अगर ये स्वराशि यानी अपनी ही राशि में बैठे या अपनी एग्जाल्टेड यानी उच्च राशि में बैठते हैं तो ये पंच महापुरुष योगों का निर्माण बनता है। इनके नाम भी भिन्न भिन्न होते हैं। मंगल अगर लगन, चतुर, सप्तम या दसम भाव में मेष, वृश्चिक या मकर राशि में बैठे तो ये रोचक योग बनेगा। तो रोचक योग का मतलब है कि ऐसा जातक जो है वो खेल कूद में अच्छा करने वाला होता है, मेधावी होता है, साथ में साहसी होता है। इनको एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। अगर पर्वतारोहण करना है तो इन लोगों को बहुत पसंद होगा एक्चुअल में। ये है ना जो पुलिस महकमा हो गया या कह सकते हैं कि जो हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर सुरक्षा का काम है, आईटीबीपी, किसी भी ऐसी फौजदारी से संबंधित कामों में इनमें ये बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काम इनको बहुत पसंद होते हैं। साथ में इनके जो चेहरे की जो आभा होती है वो लालिमा लिए हुए होती है, थोड़ा सा लाल सुर्ख होते हैं ये, और इनका जो शारीरिक गठन है वो भी बहुत शानदार होता है क्योंकि मंगल को हमने सेनापति का। ये टाइम टेबल के भी बड़े पंक्चुअल लोग होंगे। इनको अगर बचपन से सिखा दिया जाए कि ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खाना खाना चाहिए, तो ताउम्र उसका पालन करने वाले लोग होते हैं एक्चुअल में। तो रोचक योग तो तब बनेगा जब मंगल होगा। और बुध से बनता भद्र योग। बुध यदि 3 या 6 नंबर राशि में, क्योंकि बुध की 6 नंबर राशि सव राशि भी है, उच्च राशि भी एक्चुअल में, तो इन दोनों में से किसी भी राशि में जो है वो केंद्र में बैठा है तो भद्र योग बनता है। भद्र का मतलब है शुभ, देखने में अच्छा,
भद्र का मतलब ही हो, जैसे माँ भद्रकाली बोलते हैं हम लोग, तो भद्र का मतलब है अच्छा। तो ऐसे व्यक्ति देखने में सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, किसी भी बात का सार समझने वाले होते हैं, कविता कर सकते हैं, किसी से परामर्श कर सकते हैं, किसी को अच्छी सजेशन देने वाले होते हैं, अपने व्यापार के अंदर कुछ नई चीजें ला करके और जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करने वाले होते हैं। तो भद्र योग का जो फल है वो भी अच्छा माना हमने। हंस योग बृहस्पति से बनता है, 9-12 या कर्क राशि में केंद्र में बृहस्पति बैठे तो ये पंच महापुरुषों में से हंस योग बनता है। अब हंस योग का आप समझ सकते हो, हंस कितना समझदार होता है, विचार कर लो, देखने भी सुंदर आकर्षक होता है, और ऐसे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ये बड़े अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, और किसी बड़ी जो है इंस्टीट्यूट में डीन आदि जो होते हैं उस पोस्ट पे भी पहुंच सकते हैं, और धार्मिक बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि धर्म कर्म को मानने वाले, रिलीजियस होंगे, संस्कारवान होंगे, तो ये बृहस्पति का फल। मतलब ये कैसे देखेंगे कि इसको 1, 4, 9 9? नहीं, 9-12 या 4 राशि में लगन चतुर्थ सप्तम या दसम भाव में बन हो, हाँ, 1, 4, 7 और 10 अपना देखो, और उसके अंदर 9 या 12 लिखी। या 4 नंबर राशि हो कर्क, तो कर्क राशि में उसका हो जाता है। तो इनमें राशियों में अगर केंद्र में बैठा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये कर्क लगन में बनेगा, या धनु या मीन लगन में ही बनेगा, इसके अतिरिक्त किसी लगन में नहीं बनेगा। तो कर्क लगन वालों की कुंडली में बन सकता है, धनु और मीन लगन की कुंडली में ही हंस योग बनता है, और इसी लगन में ही बुध का भद्र योग बनेगा। अन्य लगनों में मिथुन और कन्या में भी बन सकता है। तो कहने का मतलब है बुध के लगनों में गुरु के दोनों जो है 9 और 12 नंबर राशि केंद्र में आएगी, तो गुरु का हंस योग बन सकता है, साथ में बुध का भद्री भी बन सकता है। 9-12 में बुध की भी दोनों राशियां केंद्र में आएंगी, या कर्क लगन में बन सकता है। इसके अतिरिक्त ये दोनों के जो है पंच महापुरुष योग अन्य लगनों में नहीं बन सकते। शनि की वजह से कौन सा बनता है? शनि सस नाम का राजयोग बनाता है। शनि पंच महापुरुषों में से एक योग बनता है, उसका नाम है सस योग। तो शनि जब जन्म पत्री में जो है लगन में 10 या 11 राशि आ जाए, या केंद्र के अंदर जो है 10-11 राशि किसी भी भाव में चतुर्थ सप्तम या दशम में पड़े, या तुला राशि आ जाए, तो ऐसे में तुला राशि में उचका होता है तो सच योग बनेगा। सच योग में उत्पन्न जो जातक होते हैं ये बड़े मेहनती होते हैं। इनको शुरुआत में देखा जाए तो पारिवारिक संदर्भ में इनको वैसा माहौल नहीं मिलता, लेकिन ये अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपने हिम्मत हौसले से बहुत मेहनत करके जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। लेकिन थोड़े से आलसी और प्रमाद वाले भी होते हैं एक्चुअल में, तो थोड़ा सा कठोर हृदय भी होता है। देखने में इतने आकर्षक व्यक्तित्व के लोग नहीं होते, लेकिन अगर बृहस्पति या चंद्रमा की दृष्टि आदि हो, या चंद्रमा नवांश के अंदर मान लो कि अगर शुभ राशियों में कर्क के नवांश में हो, धनु या मीन में हो, या मेष वृश्चिक में हो, तो फिर इनका रूप लावण्य जो है सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व के भी हो सकते हैं। तो शनि सश योग बनाता है जो व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाता है, और उत्तरदायित्व तो निभाने में ऐसे लोग बहुत शानदार होते हैं। पूरे परिवार को एक साथ लेके चलने वाले होते हैं, अपने कुटुंबजनों में चाचा हो गया, ताऊ हो गया, ऐसे जो और परिवार के सदस्य उनके साथ बना के रखने वाले लोग होते हैं। शुक्र जिनके साथ, उनको क्या कौन सा बोला जाता है? हाँ, शुक्र जो योग बनाता है उसका नाम है मालव्य योग। शुक्र यदि वृषभ तुला राशि में केंद्र में स्थित हो, या मीन राशि में बैठे, मीन राशि उच्च राशि है, तो ये मालव्य योग बनता है। ऐसे लोग कलाप्रिय होते हैं, संगीतज्ञ हो सकते हैं, फिल्मों में या ब्यूटी प्रोडक्ट के काम करने वाले, या श्रृंगार प्रिय हो सकते हैं, बहुत अच्छी कॉस्मेटिक वगैरह का काम करने वाले हो सकते हैं, हीरे जवाहरात आदि का काम करने वाले हो सकते हैं, या जो भी फैंसी चीजें हैं आजकल उन सब का काम करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर उनमें ये काम करने की खैर एबिलिटी भी पाई जाती है। तो शुक्र का अगर मालव्य योग है तो इसका मतलब भौतिक विलासताओं से संबंधित जो फल है वो ऐसे व्यक्ति को आसानी से मिल जाते हैं। वैसे भी शुक्र जो है अकेला ही मीन राशि में हो तो भी राजयोग देने वाला हो जाता है। तो यहाँ मालव्य योग बनता है, और इसका जो फल है वो भी इतिहासकारों ने बड़ा अच्छा कहा है। चलिए बात करते हैं। अच्छा, मतलब ये जो राजयोग है ये फेवरेबल कंडीशन बना देते हैं, ताकि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन राजयोग है तो आपको रफ्तार मिल जाएगी, आप बहुत जल्दी अचीव कर लोगे चीजें। हाँ, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब राजयोग आदि या प्रकृति आपका साथ देती है तो व्यक्ति कम करने पर भी कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर है ना, मान लीजिए एक आशीर्वाद है परमात्मा का, जो कि राजयोग के वशीभूत उसके कारण से आपको आसानी से हर चीज, हर फील्ड में, हर काम में आपको सफलता जल्दी देगा। जी। एक सरस्वती योग होता है,
जी वो कौन से प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है? हाँ, सरस्वती योग के संदर्भ में हमारे यहाँ पर 3 ग्रह हैं, गुरु, बुध और शुक्र। ये जो तीनों शुभ ग्रह हैं, ये यदि किसी की कुंडली में भी लगन, द्वितीय, पंचम या नवम भाव में स्थित हो, तो सरस्वती योग होता है। सरस्वती का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि कहीं कहीं माँ भगवती विद्या विद्या की देवी है, हाँ। और वाग्वादिनी है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बड़े विद्यामान होंगे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बड़ा विद्वान हो सकता है। ऐसे लोगों की जो बोलने की क्षमता होती है, उनकी वाणी में एक प्रखरता होती है, एक तेज होता है। उनकी बातें सुनने वाला व्यक्ति है ना, जो वो उससे कहीं न कहीं जो है बड़ा प्रभावित हो सकता है। तो ये सरस्वती योग जो है वो इंटेलिजेंस के रूप में है। साथ में अगर ये जो योग है पंचम, नवम और द्वितीय भाव में, हमने कहा इन भावों में अगर बनता है, केंद्र में भी इस योग का फल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। अगर लगन चतुर्थ, सप्तम, दशम में हो तो भी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में संतोष प्रिय बहुत होता है। इसको है ना बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि शुभ ग्रह क्या करेंगे, आपकी मानसिकता को संतोष, संतोषम परमम सुखम, संतोष जो परम सुख है उसकी तरफ लेके जाएंगे। पाप ग्रह करते हैं ये तो, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो जिनकी कुंडली में भी इन तीनों ग्रह जो है कैसे भी हो, एक लगन में हो, दूसरा चौथे में हो, तीसरा मान लो कि सातवें या 10वें में हो, तो भी ये योग बनता है। तो ऐसे लोग पढ़ने लिखने के शौकीन होंगे, शास्त्र सम्मत बातें करने वाले होंगे, संस्कारवान होंगे और संतोष बहुत ज्यादा होता है इन लोगों को। तो ये भी बहुत सुंदर राजयोग है। एक अम्ला योग होता है। हाँ, अमल कीर्ति योग को ही अमला योग कहा हमने। ये बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी देने वाला है। शास्त्र का वचन है, लग्नाद्वा चंद्र लग्नाद्वा 10वें शुभ संयुक्ते योगो यमला नाम कीर्ति चंद्र तार की। यदि लगन से या चंद्र लगन से, चंद्रमा जिस राशि में हमारे उस रहे, अगर 10वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठ गया, शुभ ग्रह हमारे यहाँ पर 3 है, बुध है, गुरु और शुक्र है। ये जितने ज्यादा बलवान हो, मान लीजिए उच्च राशि में हो या सब राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जरूर जाता है जिसको समाज बाद में बड़ा याद करता है। ऐसे लोग सामाजिक स्तर पे या राष्ट्र के हित स्तर पे कुछ न कुछ बहुत अच्छा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आम आदमी है, लेकिन उसने किसी चीज में रिसर्च कर ली और उस रिसर्च से बड़ा फायदा हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को कितनी जन्म जन्मांतर बहुत कई शताब्दी तो याद रखा जा सकता है। महात्मा गांधी का ये वो ले लीजिए, उनके भी जो है ना तुला लगन है और 10वें भाव में ना कर्क राशि का बृहस्पति बैठा है। तो क्या हुआ, नोटों पे छप गए, हाँ, कह सकते हो। तो क्या हुआ कि लग्नाद्वा चंद्र लग्नाद्वा 10वें शुभ संयुक्त है। तो ऐसे कह सकते हैं कि कई शताब्दियों तक जो है ऐसे व्यक्ति की जो कीर्ति है, ऐसा नाम कमा जाएंगे कि उनको सदियों तक याद रखा जाए। बिल्कुल रखा जाता है। यानी ये लोग है ना युग में बदलाव लाने वाले, ठीक है, या समाज में कुछ नया कुछ लाने वाले कुछ विशेष लोग होते हैं एक्चुअली। लेकिन ये भी सच बात है कि जितने भी लोगों की कुंडली में अमल कीर्ति योग देखा जाता है, तो ये लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है बहुत संघर्ष करने के बाद में अपने आप को सही साबित करते हैं, जिसके कारण से इनको बड़ी अमल कीर्ति प्राप्त होती है। एक आम आदमी के लिए नहीं है। एक शंख योग होता है। शंख योग में कौन से प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस? संख योग जो है वो 2 ग्रहों की प्लेसमेंट से होता है, पंचमेश और षष्ठेश। जो 5th लॉर्ड है हमारी कुंडली में और जो छठे भाव का जो स्वामी ग्रह है, ये दोनों अगर परस्पर केंद्र में बैठे हैं आपस में, जैसे मान लो कि मेष लगन को ले लेते हैं, तो यहाँ सूर्य बना 5वें भाव का स्वामी और बुध बना छठे भाव का स्वामी। तो ये जो सूर्य बुध हैं, ये दोनों इकट्ठे केंद्र में बैठ जाएं, त्रिकोण में बैठ जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि पंचमेश और जो षष्ठेश हैं, 2 ऐसे ग्रह बन जाएं जो एक दूसरे से केंद्र में हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, तुला लगन में, तुला लगन में 5वें भाव का स्वामी शनि बनेगा और छठे का बनेगा गुरु। तो शनि से गुरु को गिनो तो चौथे में, 7वें या 10वें भाव में हो, या शनि से गुरु को देखो चाहे गुरु से शनि को देखो, तो चौथे 7वें 10वें में केंद्र में हुआ, तो ये संघ योग होता है। ऐसे लोग भी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, यानी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऐसे लोग बड़ा सम्मान प्राप्त करते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं। सभी राजयोगों का फल से देखा जाए, एक नट शैली में बोला जाए, तो ऐसे लोग बड़े समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, धन धान्य से युक्त होते हैं,
समाज के अंदर मान सम्मान इनको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। चलिए थोड़ा सा है ना, एक हम अपने सोसाइटी को लेके लेके और थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि किस प्रकार के लोगों के अंदर कौन कौन से राजयोग होंगे। जैसे कुछ लोग जो मंत्री बनते हैं, इनके अंदर कौन से राजयोग हो सकते हैं? एक जनरल पूछा जाए। हाँ। वही कॉम्बिनेशन होगी, ईमानदारी की बात है। उसकी कुंडली में कुछ विशेष ये होगा कि जैसे जिनकी कुंडली में भी चतुर्थेश का नवमेश से, पंचमेश का दशमेश से, या चतुर्थेश पंचमेश का नवमेश या दशमेश का संबंध है, तो ऐसे लोग जो हैं वो ऐसी अच्छी पोस्ट के ऊपर जाते हैं। और भी बहुत प्रकार से ज्योतिष में हमारे यहाँ पर जो है महर्षि पराशर जी के समतुल्य ही एक और ऋषि है, उनका नाम था महर्षि जेमिनी। तो महर्षि जेमिनी ने भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे राजयोग बोले। तो अब इस बारे में लोगों को पता नहीं जानकारी है या नहीं, लेकिन हमारे आत्म कारक एक ग्रह होता है। आत्मा कारक। हाँ, आत्म कारक होता है, एक अमात्य कारक होता है। तो आत्म कारक का जब चतुर्थ भाव का जो स्वामी है, यहाँ पर जो कारक बनता है उसको हम जो है वो मात्र कारक बोलते हैं, और पंचम भाव के कारक को बोलते हैं पुत्र कारक। तो आत्म कारक से अगर का संबंध अगर मान लो पुत्र कारक या मात्र कारक से बन जाए, या कारकांश कुंडली से दसम भाव के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, या 2, 5, 9, 10 भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हैं, तो ये जो हैं जो आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े नेता आदि जो अभिनेता जो है, इनको नेम फेम यश कीर्ति सबको प्राप्त है एक्चुअल में। तो ये जो चीजें हैं वो इनकी कुंडली में ये योग मिलेंगे आपको। कई बार ऐसा भी होता है कि राजयोग होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति गरीब रह जाता है, क्या ऐसा संभव है? वास्तविकता यह है कि जन्म पत्री में इतने सारे राजयोग होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है वो धरातल के ऊपर ही परिश्रम करता रहता है और ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं होता। कमाल की बात है। अब कोई कहे कि ज्योतिष शास्त्र में जब इतने सुंदर सुंदर ये राजयोग लिखे हैं तो इनका फल क्यों नहीं मिला, इस प्रश्न का उत्तर भी महर्षि पराशर जी देते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शास्त्र को आधा पढ़ते हैं और आधा नहीं पढ़ते। तो जिसने 50 या 60% तो शास्त्र पढ़ लिया, अच्छी अच्छी बातें, और आगे जाकर के जो उनके भंग योग लिखे उनको नहीं पढ़ा, तो वो लोग बड़े गफलत में रहते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर मैत्रेय ने महर्षि पराशर जी से सवाल पूछा था। तो वहां पर महर्षि पराशर जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि अथा अन्यत संप्रक्ष्यामि सुलग्ने सुग्रहेशोपि यदन्य काणे नापि भवे जन्म असुप्रदम, कि हे मैत्रेय, शुभ ग्रह योग राजयोग आदि में उत्पन्न होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है अपने वक्ष्यमान कारणों से कुछ ऐसे योगों में पैदा हो जाता है जिसके कारण से ये जो राजयोग आदि हैं ये निष्फल हो जाते हैं। कमाल की बात है। और वहां पर उन्होंने कुछ दोषों की बात करी। उन्होंने कहा दर्शे कृष्ण चतुर्दश्याम विष्टियाम सौदर्भे तथा पितृभे सूर्य सक्रांते पाते अर्केन्दु ग्रहे तथा व्यतिपाताति दुर्योगे गंडान्ते त्रिविध्यपि वा यम घंट वमे दग्धे योगे त्रितर जन्म च प्रस्वत से विकारोपि गेयम जन्म असुप्रदम तुला अर्के सार्फ शीर्षे च नरनाम जन्म असुप्रदम। उन्होंने कहा कि अमावस्या का जन्म हो, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म हो, पिता और पुत्र का या दो सगे भाइयों का या दो सगी बहनों का एक ही नक्षत्र में जन्म हो, या गंडांत में जन्म हो। अब गंडांत हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, राशि गंडांत, नक्षत्र गंडांत और तिथि गंडांत। इनमें अगर जन्म है, व्यतिपात आदि दुर्योग होते हैं। किसी आप देखो, जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम में वो भी चाहे देखें, जिनकी कुंडली में अगर योग लिखे होते हैं 27 योग, उनमें व्यतिपात और वेधरती योग है। आप देखो उनको जीवन में जेल जमानत आदि की शिकायत हुई है, उनको थाना तहसील देखना पड़ता है जीवन में। जिनका भी जन्म परिग योग में है, आप देखो उनका कोई कोई अंग भंग होने का भय रहता है। आजकल तो देखो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, अपेंडिक्स हो जाता है तो काट करके निकालना पड़ जाता है। पित्त की थैली में प्रॉब्लम तो पित्त की थैली निकाल देते हैं। नहीं, तो ये परिग का मतलब है अंग भंग, या आप गिर गए, चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी कारण से कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं। तो व्यतिपात आदि दुर्योग है, उनमें भी जन्म अच्छा नहीं माना। और कार्तिक मास में जन्म होना भी अच्छा नहीं माना हमने, तुला अर्के। और एक सार्फ शीर्ष दोष होता है, आपको बताओ, जिसको हम बोलते हैं नाग का फन। अगर ये इसकी भी खासियत है कि ये योग हमेशा अक्टूबर से नवंबर में ही बनता है, इस और किसी वर्ष यानी वर्ष में 1 महीने में ही बनता है, और अमावस्या के नजदीक बनता है। तो वृश्चिक राशि में सूर्य हो और चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में हो
और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र के तीसरे या चौथे चरण में हो, तो उस समय ये सार्वशीष दोष बनता है। तो उसमें जो उत्पन्न लोग हैं, आप देखो कि परिवार में इनको कोई न कोई एक कमी बहुत जबरदस्त, संतान नहीं होना, विवाह नहीं होना, परिवार में सिर्फ लड़के लड़के हैं, लड़कियां ही नहीं है, लड़के ही लड़के हैं, लड़कों का ही जन्म नहीं हुआ, आर्थिक रूप से कोई न कोई बड़ी परेशानी होना, स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष परेशानी हो जाना, कुछ न कुछ एक जो क्षेत्र है इनका वो आपको बड़ा डिस्टर्ब मिलेगा। तो ये जो दोष हैं, चाहे अमावस्या का जन्म है, कृष्ण की चतुर्दशी का जन्म है, पिता पुत्र का एक नक्षत्र में जन्म है, व्यतिपात आदि जो दुर्योग है, इनमें से जन्म हो तो शास्त्र कहता है कि इत्यादि वेलाओं में, पंजाबी में मुहूर्त को अपन वेला भी, वेला, हाँ, इत्यादि वेलाओं में अगर मनुष्य का जन्म हो तो ऊपर कहे गए अभी तक जो राजयोग मैंने कहे थे वो उसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे जिस प्रकार दूध में एक बूंद नींबू की डाल दो। तो इसलिए इनका शांति विधान किया महर्षि पराशर जी ने। तो जिनका भी इन योगों में जन्म है उनको शांति विधान करने पर उनके जो राजयोग हैं जो फलित नहीं हो रहे वो फलित हो, वो एक्टिवेट होना स्टार्ट, बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि राजयोग में कुछ लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, कुंडली में राजयोग है लेकिन डिसीजन ऐसे गलत हो जाते हैं कि आदमी बिल्कुल मंत्री पद से रोड पे आ जाता है। हाँ देखो ये क्या है कि वो कुंडली बताएगी, राजयोग होना अलग बात है और राजयोग का किसी अन्य ग्रह से संबंध बनने पर और दशा अंतरसा अगर फेवर में ना हो उस समय तो आपको डाउन भी कर सकते। दशाओं का क्या रोल रहता है राजयोग में? देखा जाए तो जन्म ज्योतिष शास्त्र का ये अकाट्य नियम है कि जो भी ग्रह जिस योग में सम्मिलित है वह अपना फल अपनी ही दशा अंतरसा में देगा। इसको उदाहरण से समझ लीजिए, मान लो कि आपसे मुझे चेक लेना है, आप चेक तो दे दें, उसमें साइन ना करें और कहीं चले जाए तो मेरा काम नहीं हो सकता है। आप जब आएंगे उस पर साइन करेंगे तभी काम होगा। तो सिंपल सा नियम हुआ यहाँ पर कि जो जो ग्रह जिन राजयोग आदि में सम्मिलित होते हैं उन्हीं ग्रहों की दशा अंतरसा जब आती है या उनसे संबंधित ग्रहों की जब दशा अंतरसा आती है तब व्यक्ति को उनके उत्कृष्ट फल मिलेंगे। लेकिन योग कारक में मार्केश की दशा आ जाती है तो व्यक्ति है ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर गलती करते हैं कि दशा है योग कारक ग्रह की तो कहेंगे बहुत सुंदर फल मिलेगा, और अंतरसा आ गई मार्केश की और उनका कोई संबंध नहीं है, तो आपने जो बात कही कि गलत डिसीजन लेगा और व्यक्ति बिल्कुल डाउनफॉल होगा और सड़क पे आ जाएगा। क्योंकि मार्ग फल क्या है कि जो बनी बनाई व्यवस्था थी उससे नीचे गिरना ही तो मार्ग फल है, एक्चुअल में मरना ही मार्ग नहीं है। यहाँ पर अपनी जो पोजीशन, तो यहाँ पे उसकी दशा और अंतरदशा काम करे, दशा फेवरेबल है लेकिन अंतरदशा फेवरेबल नहीं है तो फिर डिसीजन उस टाइम पे गलत होगा बिल्कुल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी राजयोग से लेकर सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।